वो करीबी स्टोर से मनाहिल का सामान लेकर आया था। मनाहिल काफ़ी देर से सो रही थी। अब उसके उठने का वक्त था और उठते ही उसे दूध पीना होता था, वरना आसमान सर पर उठा लेती थी रो रो कर। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था जब अंदर से आती आवाज़ों पर मुताज्जब होता रुक गया। लाउंज के दरवाजे में खड़ा वो साकित नजरें सामने नजर आते मंजर पर जमा गया, जहां वो हसीन दोशीज़ा उसकी गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मनाहिल एक हाथ से फीडर पकड़कर दूध पी रही थी, जबकि दूसरा हाथ मोमिल के हाथ में था, जिसे वो बार बार चूम रही थी। उसके चूमने पर उसकी गोद में पड़ी मनाहिल फीडर से मुंह निकालकर खिलखिलाने लगती और फिर दोबारा फीडर मुंह में डाल लेती। मोमल को देख वो चौंक सा गया। गुजरे माहो साल ने उसके रंग रूप को बहुत निखार दिया था। वो खुद से लापरवाह यहाँ वहाँ उड़ती फिरती छोटी सी मोमल तो नहीं थी जिसे वो जाते हुए छोड़कर गया था। ये तो सुनहरी रंगो रूप वाली दिलकश दोशीज़ा थी। अगले पल होश में आते ही गुस्सा उसके रगो पैर में सिरायत कर गया। अगले ही लम्हे वो तेजी से कदम बढ़ाता उसकी गोद से मनाहिल को छीन चुका था। उसके छीनने पर वो डरती एकदम ऊंची आवाज में रोने लगी, पापा बैड, पापा बैड। वो फीडर जमीन पर फेंकती अपने छोटे छोटे हाथ बासिम के मुंह पर मारने लगी। उसके रोने पर मोमिल ने आगे होकर मनाहिल को लेना चाहा, जब वो उसके हाथ को झटक गया। खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो, वो गुस्सा जब्त करता दांत पीस कर बोला। देखें प्लीज, मीनू रो रही है, आप पकड़ा दें इसे मुझे। उसने बोलते हुए दोबारा उसका चेहरा देखने की गलती नहीं की थी। उसकी एक झलक देखते ही सीने में मौजूद दिल धक धक करता सीने से निकलने को बेताब हुआ। धड़कते दिल का शोर कानों में सुनाई देने लगा। उसे लगता था कि हिज्र काटने से उसका दिल उस शख्स की मोहब्बत से कतरा कतरा खाली होता जा रहा है, पर उसे यूं रूबरू देखकर दिल अव्वल रोज से भी ज्यादा शोर मचाने लगा था। बार बार सरगोशी कर रहा था कि एक नज़र मजीद उसके खूबरू चेहरे पर डाल लो, पर वो बार बार अपने दिल को डपट कर चुप करवा रही थी। ये मेरी बेटी है, मनाहिल नाम है इसका, सुना तुमने? खबरदार, तुमने आज के बाद मेरी बेटी के पास भी आने की कोशिश की तो मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी दोगली औरत का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े और कल को इसकी सोच भी तुम्हारी तरह हो। दूर रहना, समझी? वो नफरत से कहता रोती हुई मनाहिल को लेकर वहां से हट गया, जबकि वो साकित नजरें जमीन पर जमाई वहीं की वहीं रह गई। वो दोनों उस वक्त नाइट क्लब में बैठे थे। कानों को चीरता तेज आवाज में म्यूजिक उन दोनों की बहस में खलल नहीं डाल रहा था। आखिर कब तक होगा तुम्हारा काम? हर दफा इनकार सुनने को मिलता है। काले रंग का चुस्त लिबास पहने, होंठों को लाल रंग से रंगे वो लड़की बरहमी से पास बैठे लड़के से मुखातिब थी। बस थोड़ा और इंतजार बेबी, जहाँ इतना लंबा इंतजार किया वहाँ कुछ देर और सही। कहते साथ ही वो लड़का जेब में हाथ निकाल कर कहते साथ ही वो लड़का जेब में हाथ डाल एक डब्बी निकाल गया। सुर्ख मखमली डब्बी देखते ही लड़की की आंखें चमक उठी। यकीनन उसमें उसी के लिए कोई तोहफा था। हाथ दो बेबी। वो लड़का डब्बी खोलकर उसमें से अंगूठी निकाल दूसरा हाथ लड़की के आगे फैला गया। लड़के ने उसका हाथ थामकर वो नाजुक सी अंगूठी उसकी तीसरी उंगली में पहना दी। लड़की अब चमकती हुई आंखों से लड़के को अपना हाथ चूमते देख रही थी। तुम जानते हो बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें उस चुड़ैल के साथ नहीं देख सकती। मेरा ये सोच सोच कर ही दम घुटता है कि वो तुम्हारे साथ हर पल गुजारती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द सारे मामलात निपटा लो। वो अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में बैठती, अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल गई। बस कुछ देर और बेबी, बस फिर हम दोनों एक होंगे और फिर हमारी ये प्यार भरी दुनिया। वो मदहोशी से कहता उसकी तरफ झुका, जबकि ये सारा मंजर देखती दो नफरत भरी आंखें लाल अंगारा हुई थी। वो टांगों के गिर्द बाजू लपेटकर बेड पर बैठी सामने खिड़की से बाहर लॉन का मंजर देख रही थी। उसकी माँ और उसका शोहर दोनों लंच पर गए थे। मीशा, कहाँ हो यार? वो ऊंची आवाज में उसे पुकारता उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। उसकी आवाज सुनते ही अरमिश मुस्कुरा दी। इस भरी दुनिया में सिर्फ वही तो था उसका अपना, पर उसने दुनिया देखी कहाँ थी? उसकी दुनिया तो उसके बचपन में ही उजड़ चुकी थी। अब एक ही शख्स तो था उसकी दुनिया। मुझे पहले ही पता था तुम यहीं चुप कर बैठी होगी, कभी तो इस पिंजरे से बाहर निकल आया करो यार। चलो जल्दी से लॉन में आओ मेरे साथ, और देखो कितना हसीन मौसम है आज। वो रवानी से बोला, उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला गया। नहीं भाई, सच्ची मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं। क्या मैं आपके मोबाइल में गेम खेल सकती हूँ, बबल्स वाली, जो पिछली दफ़ा खेली थी? प्लीज़। वो उसके कंधे पर सर रखते बोली तो वो मुस्कुरा के सर हाँ में हिला गया।
हाँ ज़रूर मिल सकती है, पर इस शर्त पर कि तुम्हें लॉन में मेरे साथ चलकर बैठना होगा। तुम वहाँ बैठकर गेम खेल लेना और मैं तुम्हें देखकर मौसम एंजॉय कर लूँगा। बोलो मंजूर है? वो उसका नाक दबाकर इस्तफसार करने लगा तो वो उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंसती हुई हाँ में सर हिला गई, जबकि वो गहरी नज़रों से उसे देखता उसका हाथ पकड़े उसे लिए अपने कमरे से बाहर निकाल कर लॉन में ले आया। वो दोनों लाउंज में पड़े सोफे पर बैठे थे। खामोशी ऐसी थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी वाज़े सुनाई दे। इस खामोशी को तोड़ने में नूरिया ने पहल की। हाशिर, उसने धीरे से पुकारा, पर हाशिर ने कोई जवाब ना दिया। वो बुरी तरह किसी सोच में गर्क था। हाशिर, नूरिया ने उसका बाजू पकड़ कर हिलाया। हाँ हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो ऐसे बोला जैसे एकदम ख्वाब से जागा हो। हाशिर प्लीज़ आप परेशान ना हो। हाशिर प्लीज़ आप परेशान ना हो। शायद अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये नेमत ना लिखी हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई मोजज़ा करके हमें नवाज दे। उस पाक ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। प्लीज़ आप नाउम्मीद होकर इस तरह परेशान तो ना हो। अल्लाह पर और उसकी रहमत पर भरोसा रखिए। वो उसके कंधे पर हाथ रखते नर्म लहजे में बोली। मीठे अल्फाज उसके कानों में उतारने लगी, पर वो तो कहीं और ही पहुंचा हुआ था। वो दोनों अभी अस्पताल से घर आए थे। हाशिर जाते हुए बहुत खुश था। उसे पुख्ता यकीन था कि उसकी रिपोर्ट 100% दुरुस्त आएंगी। भला कभी मर्द में भी खामी हो सकती थी? मर्द तो इस हवाले से बिल्कुल परफेक्ट होता है, खामी तो औरतों में होती है। और नूरिया की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। इसका मतलब यही था कि डॉक्टर इलाज शुरू कर देगी और उन्हें जल्द ही खुशखबरी भी मिल जाएगी। पर रिपोर्ट्स मिलने के बाद डॉक्टर की बताई गई बात ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। वो लैब से रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के कमरे में गए थे। देख लीजिए डॉक्टर साहिबा, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आप कंफर्म कर सकती हैं। हाशिर कुर्सी पर बैठा तो बहुत अकड़ कर बोला। डॉक्टर ने उसे जवाब देने की बजाय रिपोर्ट्स खोलकर पढ़ना शुरू की। हाशिर टांग पर टांग जमाकर बैठा मुस्कुराकर नूरिया को देख रहा था जब डॉक्टर की आवाज़ ने उन दोनों को खुद की तरफ मुतवज्जो किया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर हाशिर, आप लोग औलाद की नेमत से फैज़याब नहीं हो सकते। डॉक्टर के अल्फाज पर जहां नूरिया का रंग जर्द पड़ा था, वहीं हाशिर झटके से आगे होकर बैठा। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? आपने खुद कहा था कि नूरिया की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, और अब मेरी भी क्लियर हैं, तो हम माँ बाप क्यों नहीं बन सकते? वो सामने पड़े शीशे के मेज़ पर हाथ जमाकर सुर्ख नज़रों से डॉक्टर को घूरते हुए तकरीबन बोला था। डॉक्टर ने उसकी बात पर अफसोस से सर हिलाया। आपको किसने कहा मिस्टर हाशिर कि आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं? ये लें और गौर से पढ़ें। इस पर साफ वाज़े लिखा है कि आप में बाप बनने की सलाहियत नहीं, आप कभी बाप नहीं बन सकते। वो फटी फटी आंखों से हाथों में मौजूद रिपोर्ट्स लेकर पढ़ रहा था, जबकि नूरिया आंखों में आंसू लिए खुद पर जब्त किए बैठी थी। उसके पास अल्फाज ही खत्म हो चुके थे। देखें मिस्टर एंड मिसेस हाशिर, औरत में ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मर्द में डबल एक्स एंड वाई एक्स क्रोमोसोम। रिप्रोडक्शन में औरत के एक्स और मर्द के वाई क्रोमोसोम्स का अमल दखल होता है। जब इस क्रोमोसोम में खराबी आ जाए तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता, उसमें खराबी आ जाती है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि इलाज से मसला हल हो जाता है, मगर बाज़ केसेस लाइलाज होते हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनके लिए मर्ज लाइलाज है। बेशक उस पाकज़ात के हर फैसले में बेहतरी और भलाई शामिल है। उसके फैसले पर यकीन के साथ सर झुका दें, सुकून पाएंगे। उसके जहन में बार बार डॉक्टर की बातें गर्दिश कर रही थी। नूरिया घर आने के बाद बाथरूम में बंद होकर बेतहाशा रोई थी। कौन औरत चाहती है कि उसके यहाँ औलाद ना हो, उसकी गोद सूनी रहे, उसका आंगन खाली रहे, उसका बाग सुनसान रहे? उसे भी तो औलाद की ख्वाहिश थी, वो भी नन्हे फरिश्तों की कुलकारियाँ सुनना चाहती थी, पर वो रब के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी। उसे सब्र करके रब की रज़ा में राज़ी होना था, अपने शोहर को हौसला देना था, उसका सहारा बनना था। उस कठिन वक्त में उन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत थी। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना था। वो मुंह धोकर बाहर उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। काफ़ी देर जब वो कुछ ना बोला तो खुद ही उसे पुकार गई, उसे हौसला देने लगी, पर उसकी बात सुनकर भी उसने कोई जवाब ना दिया और गाड़ी की चाबी निकालता बाहर चला गया। जबकि वो बेबसी से उसकी पुश्त देखती, आंखों में उतरी नमी साफ करने लगी। माहौल पर उस वक्त तनाव छाया हुआ था। स्टेडियम में हर तरफ हड़बुंग मची हुई थी।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच था आज जिसको फतह मिलती वर्ल्ड कप ट्रॉफी उस टीम के साथ जाती। पाकिस्तान खेल चुका था और अब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था। मुकाबला इंतहाई सख्त था। स्टेडियम में जहां पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बेचैन थे और अवाम परेशान चेहरा लिए बैठी थी, वहीं इंग्लैंड की टीम और अवाम पुरजोश से हुटिंग कर रही थी, कहकहे लगा रही थी। इंग्लैंड का मंझा हुआ बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था और चौके मार रहा था। अब भी पाकिस्तान का बॉलर आउट हुआ तो पाकिस्तानी अवाम रोने लगी। अब तो हार पक्की थी। 3 गेंदों पर 6 स्कोर चाहिए था, जो इंग्लैंड के लिए आसान हदफ था बहुत, जिस तरह वो खेल रहे थे। फिर जो खिलाड़ी मैदान में उतरा उसे देखते ही पाकिस्तानी अवाम में जैसे किसी ने रूह फूंक दी। सीटियों और पुरजोश चीखों के दरमियान वो मैदान में उतरकर पोजीशन संभाल गया था। बहुत से लोग अब भी परेशान बैठे थे क्योंकि ये गेम का टर्निंग पॉइंट था। मुकाबिल भी अरसम आफरीदी था, पाकिस्तान का जाना माना फास्ट बॉलर। वो पिछले 3 मैच जितवा चुका था। अब हर तरफ से उसके नाम के नारों की आवाज़ें गूंज रही थी। पाकिस्तानी टीम काफ़ी तनाव का शिकार थी उस वक्त। अरसम आफरीदी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और भागते हुए गेंद करवाई। बैट्समैन ने शॉट लगाई तो बॉल हवा को चीरती मुखालिफ सिमत में गई और अगले ही लम्हे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो फील्डिंग कर रहा था कलाबाजी खाते गेंद कैच कर चुका था। स्टेडियम एक मरतबा फिर शोर से गूंज उठा। अब 2 गेंदें बाकी थी। इंग्लैंड को जीतने के लिए छक्के की ज़रूरत थी, तभी वो जीत सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में अरसम आफरीदी के गिर्द जमा होते, उसको गले लगाते, उसे मुबारकबाद और शाबाशी दे रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे। बैट्समैन ने आकर अपनी पोजीशन संभाली तो वो भी गेंद करवाने लगा। हवा को चीरती गेंद जा रही थी। वहां मौजूद हर इंसान की नज़र गेंद के साथ ही सफ़र कर रही थी। दिलों की धड़कनें बेतरतीब थीं। हर लब दुआ गो था। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी तेज तरीन रफ्तार से गेंद की सिमत भागे। गेंद बाउंड्री के पास गिरने से पहले एक खिलाड़ी गेंद पर झपटा था। गेंद आखिरकार उस जमीन को छूने से पहले उसके हाथ में आ चुकी थी। वो गेंद समेत जमीन पर जाकर ऊपर उठा। अगले ही लम्हे उठकर खुशी से अपने साथियों की तरफ भागा। हर तरफ जीत का शोर था। सब खिलाड़ी एक दूसरे पर गिरते, एक दूसरे को गले लगाते, खुशी की इंतहा पर थे। गैर यकीनी जीत पर फूले न समा रहे थे। ट्रॉफी लेते वक्त उनके चेहरों की चमक और होंठों की मुस्कान काबिले दीद थी। वहां से फारिग होते सब बस में सवार हुए और होटल की जानिब चल दिए। उन सबको उस वक्त आराम की तलब थी शदीद। वो सब बस में सवार हुए और मंजिल की जानिब रवां दवां भी। अरसम आफरीदी होंठों पर पुरसकून मुस्कुराहट सजाए, आंखें मूंदे, अपने जिगरी यार के कंधे पर सर रखे लेटा था। शहद रंग आंखें उस वक्त पलकों के पर्दे तले छुपी थीं। खड़ी हुई मगरूर नाक उस वक्त सर्दी के बाइस थोड़ी सुर्ख हो रही थी। उन आबी होंठों पर धीमी मुस्कान सजी थी। कुशादा पेशानी पर काले सिल्की बाल पड़े थे। चेहरे पर सजे हल्की दाढ़ी और मूछें उसकी वजाहत में मजीद इजाफा कर रही थी। उसने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तब वो मासूम सा शर्मीला लड़का था, पर गुजरे 4 सालों में उसमें बहुत तब्दीली आई थी। अब वो एक खूबरू नौजवान में बदल चुका था, जिस पर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की लड़कियों को क्रश था। दूसरे मुल्क के मदाह बड़ी तादाद में उसकी खातिर मैच देखने आते थे। उसने इस मकाम तक आने के लिए दिन रात मेहनत करके नाम बनाया था अपना। आज वाकई दुनिया जानती थी उसे। हाँ तो भाई, इंटरनेशनल क्रश, किस हसीन दोशीज़ा के ख्यालात में गुम मुस्कुरा रहे हो? वली उसकी तरफ देखता शरारत से बोला। उसके गाने के साथ सब जोरों शोर से गाना गाने लगे। गाना खत्म होते ही एक दूसरे की तरफ देखते ऊंची आवाज़ में हंसे। लगता है मौसूफ के दिल पर कोई परिविश ठा करके लग चुकी है और ये उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुके हैं। जभी तो अल्फाज खुद ब खुद होंठों से फिसलते चले जा रहे हैं गाने के। वसी की बात पर वो कहका लगाकर हंसा। कमीनों, खुद तो मेरे साथ मिलकर सब गा रहे थे, अब सारा नज़ला मुझ मासूम पर फेंक रहे हो। वैसे भी अभी तक इस दिल को ऐसी कोई लगी ही नहीं, पर जिस दिन मेरे ख्वाबों की मलका हकीकत के दुनिया में आकर कहीं मुझसे टकरा गई ना, बस उसी दिन तुम्हारे भाई ने अपने कल्ब को जोरदार शिकंजे में उसको हमेशा के लिए कैद कर लेना है और ताउम्र अपना तिलिस्मी हसार उसके गिर्द बनाए रखना है। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोल रहा था। हाँ, हमारा मुंडा तो बड़ी गहरी गहरी बातें करने लगा। सच सच बता दे अरसम, अब तो मुझे तुझ पे पक्का शक हो रहा है। वली मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा तो उसकी शक्ल देखते उसकी हंसी छूटी, पर इससे पहले कि कोई जवाब देता, उसके मोबाइल पर आने वाली बासिम की कॉल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। वो पुरसकून सा मुस्कुराता कॉल अटेंड कर गया।
वो गाड़ी से निकलता, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालता, मखसूस गली में दाखिल हुआ। गली में मौजूद एक किराने की दुकान के बाहर उसे आज फिर वही हट्टा कट्टा आदमी खड़ा नजर आया। काली शलवार कमीज पहने, कोहनियों तक कफ मुड़े हुए, गले में काली चादर जो मैली हो रही थी, हल्की दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछों, लंबे बाल जो पोनी की सूरत में कैद थे पीछे, भारी हाथों में मुख्तलिफ रंग बिरंगी अंगूठियां और कलाई में काफ़ी सारे बैंड्स और एक काला मोटा धागा बांध रखा था, जबकि पैरों में काली ही चप्पल पहन रखी थी। हाशिर उसके पास से गुजरने की बजाय वहां खड़ा उसके हुलिये का जायजा ले रहा था, जब वो आदमी एकदम उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ले अब सुकून से देख ले, इतनी देर से दीदे फाड़ कर देख रहा है, फिर भी तेरी तसल्ली नहीं हो रही ना। ले तेरे सामने खड़ा हूँ, अब देख ले मेरे को और हिफ्ज कर ले, क्योंकि तेरे को तो इनाम मिलने वाला है ना मेरे को ताड़ने का। हाशिर जो खड़ा उस आदमी को देख रहा था, एकदम उसके पास आने और उसकी जुबान सुनकर सटपटा सा गया। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ इसी जगह फारिग खड़े देखा है, बस यही देख रहा था कि कोई काम वाम नहीं करते क्या। वो जो जहनी परेशानी में था, एक राह चलते के साथ ही बातों में लग चुका था। सोचें कुछ देर ही सही, पर पीछा तो छोड़ देती। क्यों, मेरे इस जगह पर खड़े होने से तेरे को बिल आ रहा है क्या? और राजा किसी के बाप का नहीं खाता, अपना कमा कर खाता है, और तू 2 मिनट में यहाँ से खिसक ले, इससे पहले कि राजा का दिमाग गर्म हो जाए, छू मंतर हो जाए यहाँ से। आया बड़ा। वो उसे देखकर कहता गुस्से से हंकारा भर गया, जबकि हाशिर उस राजा नामी अजीबोगरीब बला को देख कर रह गया। पहले तो जवाब देने का ख्याल उसके दिमाग में आया, फिर ये सोचकर चुप हो गया कि खिसके हुए दिमाग का अजीब सा बंदा है, ऊपर से उसका हुलिया भी अजीब डरावना सा था, कहीं एक आध जड़ ही ना दे उसके मुंह पे गुस्से से। वो राजा पर आखिरी नज़र डालता अपने मतलूब घर में दाखिल हुआ। फरीदी विला में 2 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी। बड़े भाई करीम आफरीदी, उनकी जोजा ईशा आफरीदी और 2 बेटे बासिम आफरीदी और अरसम आफरीदी। छोटे भाई अरसल आफरीदी, उनकी जोजा फरीहा आफरीदी और एक बेटी मोमल आफरीदी। माँ बाप की एक एक्सीडेंट में वफात के बाद दोनों भाई एक दूसरे का ख़ानदान थे। जहाँ दोनों भाइयों का प्यार मिसाली था, वहीं उनकी बेगमों में इत्तफाक भी कमाल का था। मोमल घर की चिड़िया थी, हर एक फर्द की लाडली, पर बासिम आफरीदी का मोमल के लिए लाड और प्यार सबसे बाला था। पर उस प्यार को मोमल ने कब किसी और तौर पर लेना शुरू किया, बासिम आफरीदी को इल्म ही ना हो सका। वो ढीले ढाले अंदाज में सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में नेल फाइलर पकड़े, दूसरे हाथ के नेल फाइल करने में मशगूल थी। जामनी साड़ी के साथ पहने छोटे से ब्लाउज से पेट और कमर का आधा हिस्सा वाजे हो रहा था। कंधों तक आते भूरे बाल लापरवाही से एक शाने पर धरे थे। वो पूरी तरह अपने काम में मगन थी। जब मुलाजमा हाँफती हुई वहां आई, बेगम साहिबा गजब हो गया। उसके यूं बोलने पर जहां आरा ने घूरते हुए नेल फाइलर नीचे रखकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। अब बोल भी चुको, क्या गजब हो गया है? उसके यूं तड़क कर बोलने पर मुलाजमा ने अपने लब तर किए। बेगम साहिबा, अरमिश बीबी सख्त बुखार में फूंक रही हैं, दवाई भी दी थी दोपहर में, पर तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ रही है। उसकी बात सुनकर जहां आरा एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। और तुम मुझे अब बता रही हो, अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जल्दी से उसके कमरे में। उसे हुक्म सुनाती वो भी तेजी से अरमिश के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में जाकर अरमिश को देखा, जो होशो हवास से बेगाना बिस्तर पर पड़ी थी। तुम जल्दी से जाओ और ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, अरमिश को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और साइमा को भी बुला लो, वो अरमिश को गाड़ी तक ले जाने में मदद करे। उसका हुक्म सुनते ही मुलाजमा तेजी से सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई। मोम मीशा को क्या हुआ? जैन जो अभी लाउंज में दाखिल हुआ था, उन्हें देख फौरन पास आया। उसको बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो परेशानी से अरमिश को देखता सर हिला गया। तुम भी चलो साथ। उनकी आवाज़ पर वो एकदम चौंका और कुछ सोचने लगा। नहीं, मेरे एक दोस्त के भाई की डेथ हो गई है, वहाँ जाना है मुझे। अभी मुझे इस्लामाबाद जाना है, बस कुछ सामान लेने ही घर आया था, पैकिंग करके निकलता हूँ बस। आप प्लीज़ मुझे इसकी खैरियत से आगाह करती रहिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा मेरे आने तक। वहाँ पहुँचकर मैं कॉल कर दूंगा और मीशा की खैरियत भी पूछ लूँगा। वो तेज़ी से उन्हें बताता अरमिश के माथे पर बोसा देता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया पैकिंग करने के लिए। अस्पताल पहुँचते उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसे 104 पर बुखार था, जो लापरवाही की वजह से बिगड़ गया था। ड्रिप खत्म हुई तो जहां आरा के इशारे पर कमरे से बाहर निकल आई, जबकि जहां आरा डॉक्टर की हिदायत सुन रही थी, वो मोबाइल पर उंगलियां चलाता कॉरिडोर से गुजर रहा था, जब अचानक ही एक गुदाज वजूद उससे टकराया।
वो मुकाबिल वजूद के गिरने से कबल ही उसकी कमर में डाल उसे सहारा दे गया, जबकि वो भी गिरने के खौफ से तेजी से उसकी जैकेट का कॉलर मुट्ठियों में जकड़ गई। दोनों तरफ से ही ये अमल गैर इरादी तौर पर था। अरसम ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा, जिस पर हरास छाया था। रंगत एकदम मजीद पीली पड़ी, जबकि गुलाबी होंठ कपकपाने लगे। अरसम का दिल एक पल को शिद्दत से धड़का, पर जल्द ही खुद पर काबू पा गया। थोड़ा संभलते ही तेजी से उसका कॉलर छोड़कर वो पीछे हटी, मगर नकाहत के बाइस फिर लड़खड़ा गई। उसके एकदम से पीछे होकर लड़खड़ाने पर वो उसकी कलाई थाम कर उसे सहारा दे गया। आई यू ओके प्रिटी गर्ल? वो उस छोटी सी लड़की की उड़ी उड़ी रंगत देख नरमी से पूछने लगा। वो हाँ में सर हिलाती अपना हाथ खींच गई। सामने से आती जहां आरा को देख वो आंखों में खौफ लिए अपनी माँ की तरफ बढ़ गई, जबकि वो हैरान खड़ा उस छोटी सी लड़की के बारे में सोच रहा था, जो उसे देखकर दूसरी लड़कियों की तरह ना चीखी और ना ही ऑटोग्राफ मांगा, ना ही सेल्फी की फरमाइश की। यहाँ तक कि अरसम ने उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं देखी, ना महसूस की। ऐसा मुमकिन ही ना था कि वो उसे जानती ना हो। आखिर इतना बड़ा स्टार बन गया था, और जो लोग क्रिकेट के दीवाने नहीं भी होते थे, वो क्रिकेटर्स को जानते और पसंद ज़रूर करते थे। अजीब लड़की थी, पर हाँ, एक पल को ही सही, पर वो अरसम आफरीदी के दिल को आज पहली बार धड़का ज़रूर गई थी। शेम ऑन यू अरसम आफरीदी, छोटी सी बच्ची थी वो। खुद को डपटता वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई थी। जहां आरा मोबाइल पर मसरूफ़ थी, जबकि अरमिश आंखें मूंदे खिड़की से सर टिका कर बैठी थी। खिड़कियों के शीशों पर ब्लाइंडर रखे थे। अचानक टायर पर फायर किया गया, जिसकी वजह से वो फिसल गया। ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दो नकाबपोश तेजी से दरवाज़ा खोलते उन पर बंदूक तान गए। एक नकाबपोश ड्राइवर के सर पर बंदूक ताने खड़ा था, जबकि दो पीछे। एक नकाबपोश ने हाथ बढ़ाकर अरमिश का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर बाहर निकाला। ये सब लम्हों का खेल था, उन्हें संभलने का भी मौका ना मिल सका। नकाबपोश के हिसार में जाते ही अरमिश चीखने लगी, जिसमें जहां आरा की भी चीखें शामिल हो चुकी थीं। दो नकाबपोश अरमिश को अपनी गिरफ्त में लिए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ड्राइवर और जहां आरा को बंदूक के दस्ते से जख्मी करके चिल्लाती हुई अरमिश को अपने साथ ले गए थे।